ओके बेटा, हमने अब जो कि डिस्कस कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, तो उसके हवाले से मैं आपको अभी ये गाइड कर रहा था कि लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक कार है और अगर आप इस कार को ड्राइव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस कार को ड्राइव करने के लिए डेफिनेटली आपको इसका इंजन जो है वो स्टार्ट करना होगा। जब आप इसको ड्राइव करने के लिए इसका इंजन स्टार्ट करेंगे तो इंजन को स्टार्ट होने के लिए बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, और इंजन को स्टार्ट करने के लिए आप एनर्जी कैसे देंगे? तो आप इस गाड़ी के अंदर बेसिकली फ्यूल ऐड करते हैं, ठीक है बेटे, क्या ऐड करते हैं? फ्यूल। जब आप इसमें फ्यूल ऐड करेंगे ना, तो ये फ्यूल क्या करेगा कि ये फ्यूल एयर की मदद से जलता है इन इंजन, और बेटा यहाँ से हीट पैदा होती है, वो हीट आपके इस इंजन को ड्राइव करने में मदद दे रही होती है, ठीक है बेटे। अब अगर आप फ्यूल नहीं डालेंगे तो आप कभी भी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते। ओके, तो इसका मतलब है कि आपके फ्यूल के अंदर ऐसा कुछ मौजूद है जो उसको एनर्जी दे रहा है। अगर मैं बात करूं तो बेटा जो आप पेट्रोल डालते हैं उस पेट्रोल का फॉर्मूला C8H18 होता है। अगर आप इन दोनों को देखें तो इसका मतलब कि आपके पास पेट्रोल में CH बॉन्ड मौजूद है। अब इंजन क्या करता है कि ये इस CH बॉन्ड को तोड़ेगा और इसको तोड़कर इससे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करवा लेता है जो हीट की फॉर्म में होती है, और यही एनर्जी आपके इस इंजन को चलाने में मदद कर रही होती है, और जब इंजन चलेगा तो डेफिनेटली गाड़ी भी ड्राइव होगी। लेकिन अगर आप फ्यूल नहीं डालेंगे तो बेटा CH बॉन्ड नहीं आएंगे, CH बॉन्ड नहीं आएंगे, वो ब्रेक नहीं होंगे, तो उससे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आपको एक गाड़ी ड्राइव करनी है तो उसके अंदर जो फ्यूल आप ऐड करेंगे वो बेसिकली CH बॉन्ड्स होते हैं, जिनके टूटने से काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और बेटा वहाँ से उस एनर्जी से जो इंजन है वो ड्राइव हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर अब हम बात करें ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो बेटा तमाम ऑर्गेनिजम्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो किससे बने हुए हैं? सेल से। अब देखो बेटा, जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, बेसिकली वो सेल्स क्या करते हैं कि अपने साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज को लेके आते हैं अपने साइटोप्लाज्म के अंदर। किसको लेके आते हैं? ग्लूकोज को। अब जो ग्लूकोज है ना, इसके अंदर CH बॉन्ड्स मौजूद है, ठीक है। तो इसमें बेटा जो CH बॉन्ड है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, अब हमारी बॉडी के सेल्स क्या करेंगे? वो इस CH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इस CH बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद यहाँ से जो स्टोर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो ट्रांसफर हो जाती है बेटा काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। यानी कि जो बॉन्ड टूटेंगे, उस बॉन्ड के टूटने से जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिलीज होती है, क्योंकि जो बॉन्ड में एनर्जी स्टोर है हमने पढ़ा था वो पोटेंशियल एनर्जी है, और जब बॉन्ड टूटेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब यही काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, वो आपके सेल्स ATP बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और ATP जैसे ही बॉडी में बनेंगे तो इसी ATP की मदद से आपकी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो बेटा क्या कर रहे होते हैं कि जो ATP है ना, जो ATP प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इसी ATP को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं तो आपकी बुक के ऊपर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन उसने लिखी हुई है। वो क्या कह रहा है? वो कहते हैं जी ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द CH बॉन्ड। अब देखो बेटा, आप जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन आपके CH बॉन्ड जो आपके फूड में मौजूद है उसको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है इन देयर सेल्स, आपके सेल्स के अंदर, ठीक है। दिस ब्रेक डाउन यील्ड्स एनर्जी। यील्ड का मतलब है प्रोड्यूस करना, यील्ड्स का मतलब है प्रोड्यूस करना, यानी कि ये जो ब्रेक डाउन हुई है इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ATP, जो ATP बनाने में इस्तेमाल कर दी जाती है, ठीक है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ATP बनाने में यूज हो जाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस CH bonds are broken by oxidation reduction reactions, ठीक है। अब इस प्रोसेस के अंदर जो बेटा CH bonds हैं, ठीक है, वो ब्रेक कर दिए जाते हैं बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इन प्रोसेस की मदद से उन्हें ब्रेक कर दिया जाएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर दोनों प्रोड्यूस हो जाते हैं। दी सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो सेलुलर प्रोसेस जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देंगे। ओके, ये कंप्लीट डेफिनेशन सेलुलर रेस्पिरेशन की आएगी। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में आपने ये कंप्लीट एज इट इज मेंशन करना होगा। अब बेटा इसके साथ आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा होगा, ये बॉक्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको आप मार्क कर लें, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ।
In cellular respiration, food is oxidized to carbon dioxide while oxygen is reduced to water. कि इसमें जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस फूड जो है वो CO2 गैस में ऑक्सीडाइज हो जाती है और जो ऑक्सीजन है वो वाटर में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये एक MCQ है जो बोर्ड में आपको आया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की कि बेटा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन ये क्या चीज़ है। देखो बेटा, अब हमारे पास जो है ना सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है भाई यहाँ पे लिख देता हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन। बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने डेफिनेशन में एक चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, कि दिस इज अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे। अब ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, वो दो ऑप्शन कौन कौन सी हैं? इसमें नंबर 1 पहली ऑप्शन है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि भैया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा ये प्रोसेस। नंबर 2 ये जो प्रोसेस है वो होगा इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। ठीक है बेटे, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, या तो ये प्रोसेस जो है वो बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। मींस कि ये जो ग्लूकोज को ब्रेक करने का जो प्रोसीजर है, ठीक है, द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, it takes place in the two different procedures. Number 1 in the presence of oxygen and number 2 in the absence of oxygen. ओके बेटे, अब अगर तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो याद रखिएगा कि बेटा जितने भी CH बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इसमें ऑल CH बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल CH bonds are broken down to release maximum energy, ताकि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो रिलीज हो सके। ठीक है, जबकि अगर आप इसे ऑक्सीजन की एब्सेंस में करवाते हैं तो बेटा याद रखिएगा ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर, ठीक है, इसके जो इतने भी CH बॉन्ड्स हैं, ऑल CH bonds are not broken down by oxidation reduction processes to release maximum energy is not released during this process. तो जी बेटे, एक तो इसमें अब CH बॉन्ड जो है वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात है कि इसमें जो एनर्जी है ना वो मैक्सिमम तौर पर रिलीज नहीं होगी। ओके, तो इसलिए इसे हम नाम देते हैं कि ये बेटा ये जो प्रोसीजर है जिसमें CH बॉन्ड जो है वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं होंगे और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो हम इसे कहते हैं कि ये जो प्रोसीजर है दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये जो सारा प्रोसीजर आप देख रहे हैं जो ऑक्सीजन की बेटा एब्सेंस में होगा और जिसमें सारे CH बॉन्ड्स भी ब्रेक नहीं होंगे और ना ही मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, हम इस पूरे प्रोसीजर को एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो प्रोसेस है इसे हम नाम देंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। ठीक है बेटे, और अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तमाम CH बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और मैक्सिमम जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, तो फिर हम इसे नाम देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके बेटे, तो ये हमारे पास यहाँ से अब दो टाइप्स बन जाती हैं। ठीक है, अभी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया है कि इसके अंदर अब हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो तमाम CH बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो अगर ब्रेक होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस टू रिलीज मैक्सिमम एनर्जी, और इसमें एनर्जी मैक्सिमम रिलीज हो जाती है, तो हम इसे एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देंगे। ठीक है, और अगर तमाम CH बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुए और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज
मेरे पास तो नहीं। 40। तो इसे हम नाम देते हैं बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आपकी बुक के ऊपर मैं आपसे ये दो टाइप जो है वो पहले से स्टार्ट करता हूँ। अब देखें बेटा आपकी बुक क्या कह रही है, वो कहता है कि मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज बाय द सेल टू गेट एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज। जो सबसे कॉमन फ्यूल है जो सेल यूज कर रहा है वो दरअसल ग्लूकोज है। द वे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज डिपेंड्स अपॉन इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वो किस तरह से ऑक्सीडाइज होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है, द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो हम इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। while the one that occurs in the absence of oxygen is called anaerobic respiration, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है तो हम इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इसने यहाँ पे उसने डिटेल जो है वो आपको प्रॉपरली नहीं दी हुई, ओके बेटे। अब आगे हम चलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखिएगा बेटे कि आपके पास एरोबिक है या एनारोबिक है, इसमें एक चीज़ कॉमन होती है। नंबर वन कि ये जो ग्लूकोज है ना बेसिकली ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल का मतलब अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है जी C6H12, ये इसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो अब देखो बेटा मैं इसे कह सकता हूँ कि ये 6 कार्बन कंपाउंड है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, इन दोनों के अंदर एक कॉमन प्रोसीजर होगा ये, ठीक है। ये एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरी तरह से, 2 molecules of pyruvic acid, ठीक है बेटे। इसको ना 2 molecules of pyruvic acid में चेंज कर दिया जाता है जो बेसिकली 3 कार्बन कंपाउंड है। इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड मतलब कि ये 2 मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है पायरोबिक एसिड के और वो 3 कार्बन कंपाउंड है। अब देखो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस पायरोबिक एसिड का फॉर्मूला लिखता हूँ तो मेरे पास पायरोबिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा पायरोबिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O3। देखा जाए तो ये इसका बिल्कुल हाफ है, ठीक है, यानी ग्लूकोज का एग्जैक्ट हाफ हुआ है C3H6O3। तो इसमें अब आप ऑब्जर्व कर लें तो बेटा ये जो प्रोड्यूस हुआ है ना इसका नाम है पायरोबिक एसिड, ठीक है। अब ग्लूकोज को पहले फेज में पायरोबिक एसिड में चेंज करते हैं। याद रखिएगा इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, जो सेल के साइटोप्लाज्म में खुद ही हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इसके लिए ऑक्सीजन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ये प्रोसेस जो है वो एनारोबिक में भी होता है और ये प्रोसेस जो है वो एरोबिक में भी कॉमन है। अब पहला स्टेप में तो ये पायरोबिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है ना हमारे पास, जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, इसमें इस पायरोबिक एसिड को अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो बेटा ऑक्सीजन की मदद से इसके तमाम CH बॉन्ड जो हैं उनको ब्रेक कर दिया जाएगा। जितने भी CH बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इट इज चेंज नाउ इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज कर दिया जाता है, प्लस इसको बेटा वाटर में चेंज कर दिया जाता है और इससे मैक्सिमम तौर पर जो ATPs हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास जो एंड प्रोडक्ट बन रही है इस एंड प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। इसका मतलब जितने CH बॉन्ड थे वो सारे के सारे टूट चुके हैं और तमाम CH बॉन्ड टूटने से मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी से मैक्सिमम तौर पर ATPs बना दिए जाते हैं। अब ये सारी डिटेल आपको मिलेगी एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद एक्सप्लेनेशन उसने आपको दी है, यहाँ से आप इसे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे सकते हैं या 2 बुलेट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। 2 बुलेट्स बना लें या फिर आप इस पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें। पहली बुलेट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहली हेडिंग आपकी पहली बुलेट यहाँ से बनेगी। इन दी फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, के एरोबिक रेस्पिरेशन के पहले फेज में
A molecule of glucose 6 carbon is broken down into 2 molecule of pyruvic acid. इसमें जो बेटा ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड वो ब्रेक हो जाता है into 2 molecules of pyruvic acid. ठीक है, कि इसमें जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है यानी कि जो कंपाउंड है ग्लूकोज इट इज ब्रोकन डाउन into 2 molecules of pyruvic acid that is 3 कार्बन. इसके बाद द सेकंड फेज मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, और इसके बाद जो पायरोविक एसिड है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है. ऑल CH bonds are broken into carbon dioxide gas and water. All energy is released. The overall reaction is as follows. ठीक है, इसका ओवरऑल रिएक्शन उसने यहाँ पर दे दिया है. अब देख सकते हैं कि इसमें बेटा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है बेटे, ये हमारे पास है एरोबिक रेस्पिरेशन. बाकी इंशाल्लाह अब इसके आगे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो मैं अभी नहीं स्टार्ट करवा रहा, वो मैं आगे कमिंग लेक्चर्स में इसको स्टार्ट करवाऊंगा. और जी